सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अनिराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने प्रीवियस ईयर पेपर की एनटीपीसी की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने 5 सेट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ये सेट नंबर 6 होने वाला है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। और वीडियो पर बढ़ने से पहले कुमार गौरव सर का एक मोटिवेशनल कोट है कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो अपने संघर्ष को जारी रखिए और आरआरबी एनटीपीसी का इस बारी जो एग्जाम है 2024 का, वो आप सभी ने क्रैक करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन अपना है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा और प्लस कॉस थीटा की वैल्यू जो है उसका मान इसने पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा हैगा। इसमें अगर थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री या फिर जो है 90 डिग्री अगर हम रखें, तो जो हमारा साइन या कॉस होता है वो 0 हो जाता है। तो अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रख लेते हैं, मान लो 0 रख लिया हमने थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पर जो हमारा साइन होगा साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा एंड माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो यहाँ से जो साइन की वैल्यू होगी ये 0 हो जाएगी, और 0 में और ये कॉस की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। और जब इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 ही आने वाला है। इसी तरीके से साइन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, और अंदर जो कॉस की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, और 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये 3 आने वाला है। तो 2 में से 3 जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिंप्लीफिकेशन से है। सिंप्लीफिकेशन के अंदर देखो मेन जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है बॉडमॉस का। अगर ये 10वीं में भी हमें सिखाया जाता था कि बॉडमॉस रूल जो है वो हमेशा जो है आते हैंगे, और ये बॉडमॉस रूल पूछे भी जाते हैंगे। तो देखो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ओ का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना, डी का मतलब ऑफ, ओ का मतलब ऑफ होता है और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। डी का मतलब होता है डिवाइड, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है ऐड करना, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। तो इसी फॉर्मूले को सबसे पहले देखो, यहाँ पर क्या है ऑफ है, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसे जब हम काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा। 7 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई 49, और 49 में से 9 माइनस होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 40। 40 में जब ये 12 प्लस होगा, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है, तो ऊपर वाले से हमारा क्या आ जाएगा निकल करके, ऊपर वाले से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 52.25। अब हम नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखो नीचे वाले में सेम वही फॉर्मूला बॉडमॉस का अप्लाई करेंगे। तो 5 से जब हम इसे काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 51.25। इसके बाद ये वाला जो है पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो ये 10/9 है और ये ऑफ है, और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर है ये 7/2 माइनस 4/5। तो 5 और 2 का हम एलसीएम लेते हैं तो 10 आएगा। इसके बाद में ऐसा करेंगे तो 5 7 35 हो गया ये ऊपर, और ये करेंगे 2 4 दूनी 8। तो यहाँ से क्या निकल के आया अपना 27/10। यहाँ से क्या निकल के आया 27/10। तो 10/9 इंटू 27/10। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से ये करेंगे 3 पे होगा। अब यहाँ इस वाली वैल्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, और ये माइनस क्या हो रहा है 2। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 1, और यहाँ क्या है प्लस, तो ये इसके साथ प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 52.25। यानी ऊपर नीचे की वैल्यू बराबर है, काटेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक एल्जेब्रा का क्वेश्चन हैगा, और इसके अंदर ना देखो सबसे पहले हमें एक्स प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखो जब भी इसके अंदर क्या होते हैं 2-3 मेन फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि अगर हमने x प्लस 1/x की वैल्यू p दी हुई है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो p स्क्वायर माइनस 2 होती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला, क्योंकि इसी के बेस पे जो है ये क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व होते हैंगे। तो इसी के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो देखो हमें लेके आना है एक्स प्लस वन बाई एक्स पे, यानी कि इसकी चार वैल्यूज को दो बार स्क्वायर स्क्वायर घटाना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या है कि हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस दो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 196, और जब हम इसका प्लस करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का जो स्क्वायर होएगा वो क्या आ जाएगा 196, यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी 14। इसके बाद जब हम x प्लस वन बाई एक्स का करेंगे तो 14 के साथ दो प्लस हो जाएगा, तो दो प्लस होने के बाद कितनी वैल्यू आ जाएगी √16। √16 को जब हम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यानी x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखो 3 की वैल्यू निकालने के लिए यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब प्लस वन बाई एक्स की क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एक फॉर्मूला होता है p की क्यूब माइनस 3p। हमारा जो p आया है वो कितना है 4, तो 4 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 64 माइनस 3p यानी कि 4 तिया 12, तो 64 में से 12 जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 52। तो 52 अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी जो है वो 40√3 मीटर है, और पहली मीनार से चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष को देखने पे 30 डिग्री है। देखो ये क्या कह रहा है कि दो मीनारें हैंगी, ये हो गई पहली एक मीनार छोटी मीनार, फिर एक दूसरी मीनार हैगी, मान लीजिए कि ये एक दूसरी मीनार है। इनके बीच की जो क्षैतिज दूरी है यानी कि ये वाली दूरी, और इसकी जो टॉप की जो दूरी है वो ये हो जाएगी, और इसको मिलाने पे इसका अवनमन कोण ये हो जाएगा। तो देखो अब ये क्या कह रहा है, हमें वो वैल्यूज को पुट करके देखना है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि क्षैतिज दूरी इसकी 40√3 है। 40√3 अगर ये है तो ये भी कितनी हो जाएगी 40√3। यहाँ से इसका अवनमन कोण जो है वो कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ से 30 है तो उल्टा इसका जो अपोजिट साइड में होगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखो एक फॉर्मूला होता है 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो रेशो होता है वो क्या होता है, 30 डिग्री पे हमेशा वैल्यू कितनी होती है 1, और 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है √3, और 90 डिग्री पे कितनी होती है, तो 90 डिग्री पे होती है 2। तो ये फॉर्मूला ना हमेशा याद रखना है क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। एक 45 के ऊपर भी होता है, जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम आपको जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये चीज ये जो रेशो है ना ये याद करके रखना है क्योंकि ये बहुत बारी पूछा जाता है। तो देखो अब 30 डिग्री के आगे एक वैल्यू है और 60 डिग्री के आगे रूट की 3 वैल्यू है, तो √3 की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई हैगी 40√3, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 40, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, यानी कि ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये कितनी है 40। अब ये कह रहा है कि दूसरी मीनार जो है वो 130 मीटर की, यानी कि ये पूरी जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितनी हैगी 130 मीटर की है। तो ये 40 है, ये 130 है, तो ये वाला हिस्सा कितना है 90, यानी कि ये वाला हिस्सा कितना है 90। तो पहले मीनार की ऊंचाई कितनी है 90 मीटर है, तो हमारा राइट आंसर वही हो जाएगा 90 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को इस तरह अंकित मूल्य करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी उसको 8% का लाभ होता है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, इसमें ना एक हमेशा से एक ही ट्रिक यूज होती है कि सीपी एसपी और एमपी का जो होता है वो रेशो ले लेना होता है। सीपी एसपी और एमपी, सीपी होती है हमारी क्रय मूल्य, एसपी होता है हमारा विक्रय मूल्य, और एमपी होता है हमारा अंकित मूल्य। वो कह रहा है 20% की छूट दिएगी। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 1/5 होती है, यानी कोई चीज़ 5 की थी तो उस पर 1 की छूट मिली है, यानी कि कोई चीज़ उसकी अंकित मूल्य 5 था तो उस पर 20% छूट देने के बाद बेची कितने में गई 4 में बेची गई। अब वो कह रहा है कि उसे 8% का लाभ भी होता है, तो लाभ जो होता है वो करंट जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है उस पर होता है, यानी क्रय मूल्य के ऊपर होता है। तो 8% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू देखूँ, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम देखें तो ये आता है अपना 8/100, और इससे काटेंगे तो 4, और ये काटा 25, 4 दूनी 8, सॉरी 2/25। तो यहाँ से इसकी जो अगर वैल्यू देखें तो ये कॉस्ट प्राइस 25 है और उस पर 2 का लाभ, यानी कि बेची कितने में गई 27 में बेची गई। तो देखो अब क्या आएगा,
जो सेलिंग प्राइस है वो तो सेम होना चाहिए ना। अगर 20% की छूट देने के बाद भी उसको बेचा जा रहा है तो उसे 8% का लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस तो बेचने में दोनों का सेम ही होगा। तो इसको हम 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इसको 4 से करेंगे तब ये दोनों आपस में, ये वाला जो पार्ट होगा अपना, जो कॉस्ट प्राइस वाला पार्ट होगा, ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 100, और इसे मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा हमारा 135। तो देखो कोई चीज़ 100 की थी और उसका अंकित मूल्य 135 का है, तो ये कह रहा है जिसकी लागत 500 पड़ी, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 500 है। यानी कि ये कितने के, 5 के मल्टीपल पे है। तो ये भी 35 ना होकर के 5 के मल्टीपल पे कितना आ जाएगा अपने पास में, 13 पंजे 65 और 55 55 25, यानी कि 675। 675 जो है वो उसकी कॉस्ट प्राइस है। तो ये अंकित मूल्य ही पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य हमारा 675 है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा 675। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीआई से पूछ रहा है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए एक धनराशि का निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की अर्धवार्षिक गणना की जाए तो इतना ब्याज अधिक ब्याज प्राप्त होगा। अच्छा, देखो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई वैल्यू है 10% के ब्याज की दर पर 2 साल के लिए दी जाती है तो उस पर कुछ ब्याज मिलता है। तो 10% का 2 साल पे टोटल इंटरेस्ट जो है हमें 21% मिलेगा। अब ये कह रहा है कि अगर वही अर्धवार्षिक की जाती, अर्धवार्षिक करने पे क्या होता हैगा, जो हाफ ईयरली फॉर्मूला होता है, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली का क्या होता हैगा कि जो हमारी रेट होती है वो आधी हो जाती है और जो हमारा टाइम होता है वो दुगना हो जाता है, यही होता है। तो हमारी रेट 10 है तो 10 का हाफ हो जाएगा 5%, और जो टाइम है, टाइम कितना हो जाएगा, 4 साल। अब इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फाइनली जो आएगा ब्याज वो कितना मिलेगा। देखो अगर आप इसको सक्सेसिव करने जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए जो 5% की जो वैल्यू होती हैंगी ना वो याद करके रखनी चाहती है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो 5% की पहले दूसरे साल जो वैल्यू होती है वो होती है 10.25%। साल की अगर हम बात तो 3 साल की जो वैल्यू होती है वो होती है 15.7625%, और जो 4 साल की वैल्यू होती है वो होती है 21.55%। तो हमारी जो 4 साल की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 21.55%। अब वो कह रहा है कि अगर अगर वो अर्धवार्षिक पर ब्याज की गणना की जाती तो हमारा 1762 रुपये अधिक होता। यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो हमारा कितना अधिक है, 0.5% ही अधिक, 0.55% ही अधिक है। लेकिन वहाँ पर कितना है, तो 1762 है, यानी कि 5.55% की वैल्यू जो है वो 1762 है। तो सबसे पहले परसेंट को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और ये जो डबल ये पॉइंट लगा हुआ है इसको हटाने के लिए भी 100 से मल्टीप्लाई। अब हम इसमें कटिंग कर लेते हैं। तो देखो ये पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, लेकिन जब हम इसको काटेंगे तो ये 32 पे जाएगा। पूरा पूरा नहीं जाएगा लेकिन ये 32 पे जाएगा। तो 32 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, क्योंकि ये 21.55% कुछ कुछ आता है। तो अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू जाएगी, और अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 32,00,00, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास में 3,32,000। तो 3,32,000 सॉरी 3,20,000 जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3,20,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात जो है वो 4:7 है। पुरुष और महिला, तो देखो पुरुष के लिए हमने M डोनेट कर दिया, महिला के लिए हमने जो है F लिख दिया। तो जो पुरुष हैं वो 4% के अनुपात में हैं, और फीमेल जो है वो 7 है। यदि 50 पुरुष अधिकारियों और 100 पुरुष महिला अधिकारियों को एक अन्य फर्म में भेज दिया जाता है, यानी कि 50 यहाँ से माइनस हो रहे हैं और 100 जो है यहाँ से माइनस हो रहे हैं, तब जो इनका अनुपात आता है वो आता है 7:12। तो 7:12 जो आता है, स्थानांतरण से पहले फर्म में पुरुष अधिकारियों की संख्या कितनी थी, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले ये 7 से मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 7×7 = 49 और 12×4 = 48। तो 49 में से 48 जाएगा, हमारा रेशियो में जो वैल्यू आएगी 1 यूनिट आएगी। इसके बाद में अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो
12 पंजे 60 यानी कि 600, और ये हो जाएगा 7 गुने 100 यानी कि 700। तो 600 में से 700 जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 100 है, एक यूनिट की वैल्यू 100 है। तो ये कह रहा है कि फर्म में पुरुष अधिकारियों की संख्या स्थानांतरण से पहले, तो वो हमारी कितनी थी, 4 थी, और एक यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो हमारे पास कितने आ जाएगी, 400। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनिल कुमार ने ब्याज की दर पर बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज और 24,000 का ऋण लिया। यदि ब्याज की अवधि अंत में ब्याज के रूप में 19,440 अदा किए तो ब्याज क्या है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का तो एक ही फॉर्मूला जो है वो हमेशा याद रखना। सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट के लिए होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और यही फार्मूला जो है वो बार बार यूज़ किया जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, तो इसे याद करके रखना है। अब ये क्या कह रहा है, हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल जो ऋण लिया गया है वो कितना है, 24,000, ये 24,000 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि दर और ब्याज की दर और वर्ष दोनों बराबर हैं, यानी कि जो हमारा आर है वही हमारा टी है। तो हमें आर की जो वैल्यू है वही टी की वैल्यू है, तो ये दो बारी आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में नीचे हमारा 100 आ जाएगा, और ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है हमें 19,440। तो देखो, अब हम इसमें कटिंग करेंगे, तो देखो, ज़ीरो से ये ज़ीरो ख़त्म, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो ख़त्म, और इसके बाद एक ये ज़ीरो से ये एक ज़ीरो ख़त्म। इसके बाद 12 से अगर हमने काटा तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और ये काटेंगे 12 से तो 12 एकम 12। इसके बाद आएगा 7, 12 छिक 72, 2, 12 दूनी 24, 2 से इसे हमने काटा तो ये हमारा आ जाएगा 81। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 रूट, यानी कि कितनी हो जाएगी, 9। तो हमारा रेट कितना है, 9%, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9%। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो इतना है, 3560 है, और अधिकारियों का औसत वेतन 5400 है, गैर अधिकारियों का 2600 है। तो अब ये कह रहा है कि अगर अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या कितनी है। तो देखो, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑफिशियल और जो नॉन ऑफिशियल स्टाफ है उसका वेतन कितना है। तो जो ऑफिशियल हैं उनका है 5400, और जो नॉन ऑफिशियल हैं उनका है 2600, और सभी का अगर देखा जाए तो वो कितना है, 3560। तो ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन बन जाता है, तो इसमें से ये घटाएंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में कितना, 60 को यहाँ 3600 में से अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 18 और ये 40, यानी कि ये हो जाएगा 1840। इसके बाद इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 35 में से 26 हो जाएगा, 35 से 60 में से, तो ये हो जाएगा अपना 4 और 5 9, 9 और ये 60, 960। तो अब देखो, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, इसके बाद में 8 से काटा तो ये हो जाएगा 12, 12 8 96, और ये काटा 8 से तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो जो हमारे ऑफिशियल जो हैं यानी कि अधिकारी जो हैं उनकी संख्या 12 आ गई, और जो नॉन ऑफिशियल हैं उनकी संख्या कितनी आ गई, उनकी आ गई 23। तो ये कह रहा है कि अधिकारियों की संख्या 12 है, यानी कि 12 की जो यूनिट है वो 12 ही है, एक के मल्टीपल पे है। तो इसी तरीके से 23 के यूनिट भी कितने, एक ही के मल्टीपल पे 23 होगा। तो हमारा राइट आंसर भी जो है वो 23 आने वाला है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज में ए 90 डिग्री है, यानी और ए बी 6 है, ए सी 8 है, यानी कि ये त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज के अंदर जो है ए जो है वो 90 डिग्री पे है, यानी कि ये 90 डिग्री पे है, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा अपना। अब ये क्या कह रहा हैगा कि ए बी की वैल्यू 6 है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, और ए सी की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो ये ट्रिपलेट बन गया, यानी ए 6 8 और ये कितने का होता है, ये 10 का होता है, 6 8 10 का ट्रिपलेट बन गया। अब क्या कह रहा है ये कि ए डी बी सी पर लंबवत है, यानी कि यहाँ से ये जो है ये लंबवत है इस पे, ठीक है। तो ये कह रहा है एडी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज का
समकोण त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल क्या होता हैगा, क्षेत्रफल क्या कैसे निकालते हैं हम, क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 गुने आधार और गुना शीर्षलंब। तो इस तरीके से हमारा क्षेत्रफल आता हैगा। तो देखो इसी त्रिभुज के अंदर दो शीर्षलंब होंगे, एक जो कि ये AC वाला है, एक जो कि ये AC वाला है, और एक जो कि ये AD वाला है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 गुना AC इंटू AB बराबर किसके होगा, 1/2 गुना AD इंटू BC हमारा आधार हो जाएगा। तो देखो 1/2 AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है हमारी 8, AC की वैल्यू कितनी है 8, और BC की वैल्यू AB की वैल्यू कितनी है 6। इसी तरीके से 1/2 AD की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, तो वो है 10। तो 1/2 से ये 1/2 खत्म हो जाएगा। इसके बाद में ये 2 से काटेंगे 5 पे, ये 2 से काटा हमने तो ये आ गया 4 पे, 6 चुके 24, 24/5 आ जाएगा, और यहाँ से जब हम करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AD की वैल्यू हमारी 4.8 आ जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। सेम वही फॉर्मूला जैसे कि पहले बताया था हमने, बॉडमॉस का लगता है, बॉडमॉस का। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ सबसे छोटी ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट सबसे छोटी ब्रैकेट ये वाली हैगी, और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर फिर ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इससे इससे करा तो ये 4 आ जाएगा, 11 में से 4 जाएंगे 7 आ जाएगा। इस ये ऑफ लगा हुआ है तो ये पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4×3 = 12 हो जाएगा। ये 12 को 84 से करेंगे 7 आ जाएगा। 7 में से 7 जब माइनस होगा तो यहाँ से 0 आ गया, यानी कि इस पूरे की वैल्यू जो आ गई हमारी वो क्या आ गई, 0। तो 135 और अब 245 बचा है, तो 245 माइनस 135 हो रहा है। तो इसको जब हम कर रहे हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 110। यही हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि x/y की जो वैल्यू है वो 4/9 है। तो देखो ये तो काफ़ी सिंपल हो जाता हैगा। सबसे पहले तो इसको रेशो में ही हम चेंज कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 9x + 4y, और रेशो में है अपना अपना 18x + 3y। तो देखो यहाँ से ये x की वैल्यू 4 है तो 9 चुके 36 हो जाएगा, और y की वैल्यू 9 है तो 9 चुके 36 हो जाएगा। रेशो में 18 चुके 72, और ये हो जाएगा 3 गुने 9, 3 होती है 27। तो 36 और 36 अपना 72 आ जाएगा। रेशो में ये कितना हो जाएगा, 27 और 72, 7 और 2 9, और 7 और 2 9, 7 और 2 9। तो अब ये कटेगा 9 से, तो 9 से काटा हमने 9×8 = 72 पे, और ये 9 से काटा तो 9×11 पे। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा एंड में वो क्या आ जाएगा, 8/11। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कह रहा है कि 1225 मल्टीप्लाई √32 डिवाइडेड बाई x। तो इसमें क्या होता हैगा, सबसे पहले हम इसका रूट को हम सॉल्व करेंगे। तो ऊपर स्क्वायर किया तो इस साइड भी स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से स्क्वायर करने पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 1225 का जो ऊपर का रूट था वो हट जाएगा, और 32 वाला रूट रह जाएगा, और डिवाइड में हमारा x है तो ये रूट जो है वो पूरे पे जाएगा, और यहाँ से करने से क्या आ जाएगा, ये अपना 4900। अब अगर हम इसको करते हैं तो देखो ये हमने यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड होता, तो इसको हमने इससे काटा तो ये कटेगा 12 चुके 48, यानी 4 पे पूरा पूरा ये माइनस हो जाएगा। तो √32/x, √32/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और जब हम इस पर भी रूट करेंगे, स्क्वायर करेंगे सॉरी, तो ये स्क्वायर से ये रूट माइनस हो जाएगा, कट जाएगा अपना, और ये 4 चुके 16 आ जाएगा, यानी कि 32x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 16। और इससे जब हम इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योग जो है वो 384 है। दो धनात्मक संख्याएं यानी कि a + b, इनका जो योग है वो कितना है, 384 है। इसके बाद कह रहा है कि इनका महत्व समावर्तक जो है वो 24 है, यानी कि इनका जो HCF है वो कितना है, 24 है।
ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तो देखो अब ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, सबसे पहले तो वो संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं इनका रेशो हमें फाइंड आउट करना होता है, उसी से युग्म बनते हैं। तो पहली संख्या और जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, एच सी एफ एक्स रेशो एच सी एफ वाई, यानी कि जो पहली संख्या होती है वो ये होती है और दूसरी संख्या ये होती है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो योग है वो 384 है, यानी कि एच सी एफ एक्स प्लस एच सी एफ वाई हमारे पास कितना है, 384 है। एच सी एफ इसमें हमारा कॉमन आ जाएगा 24, और एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में रेशो की, वो कितनी आ जाएगी, इसको जब हम इससे काटेंगे 24 से कम 24, और ये अपना आ जाएगा यहाँ से 24 से कम 24, और ये आ जाएगा अपने पास में 14, तो 14, ये अपना 24 छिके 144, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में क्या, एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपनी कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। अब हमारे को जो रेशो देखना है वो एक्स प्लस वाई का देखना है। तो देखो 1 और 15 का रेशो बन सकता है, 1 और 15 का, 2 और 14 का नहीं बन सकता, क्योंकि इनका एच सी एफ जो है वो हमेशा एक होना चाहिए, एच सी एफ जो है वो हमेशा एक होना चाहिए, यानी कि सहअभाज्य को प्राइम नंबर से हमें निकालना है, सहअभाज्य संख्या निकालनी है। तो उनका एच सी एफ एक होना चाहिए, 2 और 14 का एच सी एफ एक नहीं होता है। इसके बाद 3 और 13 का देखें तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें 4 और 12 का तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें एच सी एफ, इसमें जो है 2 एच सी एफ निकल आएंगे, मतलब एच सी एफ एक से ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 5 और 11 का तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 6 और 10 का तो ये नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं 7 और 9 का तो ये हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं 8 और 8 का तो ये नहीं होगा। तो देखो हमारे पास जो संख्याएं निकल के आई हैं उसमें क्या क्या हैं जो हो जाएगा, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 युग्म ऐसे हैं जिससे कि ऐसे युग्म बनाए जा सकते हैं जो कि जिनका एच सी एफ 24 हो और उनका योगफल 384 है। तो कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, 4 युग्म बनाए जा सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक आदमी गोलाकार तालाब का एक चक्कर पूरा एक बारी में ही पूरा करता है यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है। तो गोलाकार तालाब बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमने एक गोलाकार तालाब बना लिया। अब इसके अंदर जो वो कह रहा है कि उसके एक कदम की जो दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मान लो कि एक कदम है और इसकी जो दूरी है वो 44 सेंटीमीटर की है। फिर इसका ये दूसरा कदम होगा, ये भी 44 का होगा। इसका ये तीसरा कदम होगा, ये भी 44 का होगा। यानी कि ऐसे ऐसे करते करते ये क्या करता है, ये वृत्त की परिधि को पूरा कर रहा है, वृत्त की परिधि को पूरा कर रहा है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और उसके कदम कितने पूरे होते हैं, 700 में वो पूरी परिधि पूरी कर लेता है। तो देखो हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो मीटर स्क्वायर में निकालना है, और यहाँ पर जो दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसी को मीटर में बदल लेते हैं। तो 2πr, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो परिधि कितनी हो जाएगी इसके, 7 × 44। 7 क्यों लिखा मैंने, 700 लिखना चाहिए था, 700 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसमें सेंटीमीटर है, और जब उसको हमने मीटर में बदल लिया तो वो सिर्फ 7 ही लिखा जाएगा, यानी 100 से डिवाइड हो गया है वो। अब यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 22 से हमने इसे काटा 2 पे, ये 2 से ये 2 खत्म, यानी कि आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास में कितनी आ गई, 49 मीटर आई। तो ये यहाँ से ये आर की वैल्यू क्या आ गई, 49 मीटर। अब इसके आगे इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई की वैल्यू अपनी 22/7 है, आर की वैल्यू अपनी 49 है, और ये भी कितना है, 49। तो 7 से ये 7 से जब काटेंगे हम तो हमारा कितना आएगा, 7 7 49 और 22 7 154, 154 × 49। तो देखो 154 को 49 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा अपने पास में यहाँ करके देख लेते हैं। 154 को हमने 50 से किया तो 5 चौके 20, 15 पंजे 75 और 2 77, तो ये आ गया। अब इसमें से 154 हम माइनस कर देते हैं
तो ये हो गया 6, ये हो गया अपने पास में 9 में से 5 गए 4, और ये हो जाएगा अपने पास में 6 में से 1 गया 5, और ये हो जाएगा 7 उतर जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 7546। तो 7546 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो अलजेब्रा के ऊपर है। तो अलजेब्रा के अंदर a प्लस बी की वैल्यू जो है वो हमारे को 10 दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो है 68 है, और हमें फाइंड आउट करना है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब की। तो देखो a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हर शिफ्ट के अंदर देखा जा रहा है कि ये फॉर्मूला जो है वो पूछा जाता हैगा, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसे निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि हम इसकी वैल्यू पुट करके भी हम जो है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट वाला मेथड जो है वो अगर माइंड में आपके एग्जाम हॉल के अंदर चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप फार्मूला जो है वो लगा करके हम इसे निकाल सकते हैं। तो अभी वैल्यू पुट के अगर हम बात करें तो देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 10 है। तो अगर मैं a की वैल्यू 8 लेता हूँ, क्योंकि हमें 68 पहुँचाना है, तो ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 68 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करने पे 68 के आसपास आ सके। तो 8 का हम लेंगे तो 64 आ जाएगा स्क्वायर करने पे। और b की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो हमारा जो है इधर b की वैल्यू क्या देगी 4, तो इन दोनों को जोड़ने पे 68 हो जाएगा, यानी कि ये सेटिस्फाई हो गया। तो इसी तरीके से हम इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे 8 की क्यूब प्लस बी की क्यूब का जो हैगा हमारे पास में क्या है 2 का क्यूब। तो 8 का क्यूब हो जाता है अपने पास में 8 8 64, और 64 गुने 8 ये हो जाता है हमारा 512, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 ये हो जाता है 8। तो टोटल जोड़ने पे हमारा कितना आ जाता है 520। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर। और अगर आप वैसे जाना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगा कर भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा शॉर्टकट पड़ेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये क्या कह रहा है कि सी इसमें 90 डिग्री है। ये मान लो कि ये जो है वो 90 डिग्री है, सी जो है वो 90 डिग्री है, ये ए है ये बी है, ये और ये इक्वल हैंगी। समद्विबाहु में दो भुजाएं ऐसी होती हैं जो बराबर होती हैंगी। अब कह रहा है यदि एसी एसी की लंबाई यानी कि ये वाली 8 सेंटीमीटर है, और ये कह रहा है ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, तो ये 8 है तो ये भी 8 होएगी। तो देखो अगर हम एक त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज के अंदर ये 8 और इधर 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये अपने आप ही 45 का बनता है। तो यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है a√2, यानी कि जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, इसी का √2 हो जाती है, यानी कि 8√2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 8√2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक वस्तु 45,000 में बेचने पे एक आदमी को 10% की हानि होती है। यानी कि जो वैल्यू है 45,000 वो कितने की वैल्यू है 90% की वैल्यू है। 10% की तो हानि पर बेचने के बाद वो 45,000 बचे है ना, तो 90% की वैल्यू अपने पास कितनी हैगी 45,000 है। अब वो कह रहा है कि वो इसे बेचने पे 15% का लाभ कमाना चाहता है। 15% का लाभ के लिए वो 100 पे 15 यानी कि 115 में वो बेचना चाहता है। तो परसेंट से परसेंट माइनस हो जाएगा, 0 से ये 0 गया, 9 पचे 45 और 15 पंजे 75 और 5 एकम 5। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 57,500। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक संख्या को 4/5 भाग, एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू है, तो हमें इसके नीचे वाले की वैल्यूज को एक ऐसी नंबर मान लेते हैं जो नीचे वाले को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो हमने यहाँ से मान लिया कि वो वैल्यू जो है वो संख्या जो है वो 20 है। अब वो कह रहा है कि एक संख्या के 4/5 भाग, एक संख्या का 4/5 भाग, तो 4/5 भाग इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ये हो जाएगा 5 4 4 चुके 16। तो 4/5 भाग कितना आ जाएगा अपने पास में 16। अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि उसके 3/4 भाग, एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग, यानी कि अब इसी संख्या का 3/4 भाग और कह रहा है 3/4 भाग। तो 3/4 भाग करेंगे तो 5 5 या 15, यहाँ से कितना आ गया 15 से 12 अधिक है। यानी कि ये कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, ये तो सिर्फ एक ही अधिक है, लेकिन एक अधिक नहीं है, वो कह रहा है 12 अधिक है। यानी कि कितने के मल्टीपल पे है
तो 12 के मल्टीपल पे है। तो अगर ये 12 के मल्टीपल पे है तो हमारा ये संख्या भी 12 के मल्टीपल पे कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 यानी कि 240। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी और तीसरी संख्या से तिगुनी है। तीन संख्याएं सबसे पहले हमने लिख ली कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। अब ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और तीसरी से तिगुनी है, यानी कि अगर मैं तीसरी वाली संख्या को 2 मानता हूं तो इसकी 3 गुना यानी कि ये 6 है, और इसका दुगना दूसरी का दुगना यानी कि ये 3 है। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो 6:3:2 की आई। अब वो कह रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत 880 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो हमारे पास में एवरेज कितनी दी हुई है, 880। संख्याएं हमारे पास में योग कितना आ जाएगा, 6 और 3 9, 9 3, इसके आगे हम x लगा लेते हैं क्योंकि वेरिएबल मान लेते हैं इसे कि ये x है, ये भी x है और ये भी x है। तो 6 3 9 और 2 11, यानी कि ये 11x है। टोटल इनका योग 11 है और ये संख्याएं कितनी है, 3 है। तो 11 से जब हम इसे काटेंगे तो ये 11 8 88 80 आ गया, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 8 या 24 यानी कि 240। x की वैल्यू 240 आ गई। सबसे छोटी संख्या पूछी है, सबसे छोटी संख्या हमारी 2x है। जब हम इसे करेंगे तो 2 गुने 240, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 480। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है 480। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ए बी एक कार्य को 40 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं और कुछ दिन एक साथ कार्य करते हैं, उसके बाद फिर बी जो है वो कार्य छोड़ देता है। बचा हुआ कार्य जो है वो 10 दिन के अंदर पूरा करता है ए। अब बी ने कितना काम किया, तो देखो सबसे पहले क्या है कि ए और बी के हम निकाल लेते हैं कि ए ने और बी कितने द्वारा काम करते। ए जो है वो 40 दिन में काम कर लेता है, बी जो है वो 60 दिन में काम कर लेता है। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, मान लीजिए हमने 120 मान लिया। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी ए की, तो यहाँ से इसकी ए की आ जाएगी 3 और बी की आ जाएगी 2। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए और बी कुछ दिनों तक काम करते हैं। वो उन्होंने कितने दिन काम किया वो हमें नहीं पता। तो पहले ए प्लस बी आए और उन्होंने कुछ दिन काम किया, यानी टाइम इंटू एक्स हो जाएगा। वो हमें नहीं पता कितने दिन काम किया, लेकिन ए ने बचा हुआ काम 10 दिन में किया है। ए ने बचा हुआ काम 10 दिन के अंदर किया है, यानी कि ए इंटू 10 हो जाएगा। टोटल वर्क हमारा 120 का है। तो ए बी क्या, 3 और 2 5, तो यहाँ से आ जाएगा अपना 5x प्लस ए की वैल्यू आएगी अपनी 3 और 10 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 30, और यहाँ कितना है 120। इसके बाद 5x इज इक्वल टू 90 और x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 18। जब हम इससे काटेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। तो ए और बी ने x दिन काम किया था, यानी कितने दिन काम किया था, 18 दिन काम किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 8% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो इसके अंदर हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव लगाने के लिए x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो अगर हम ये लगाते हैं, इसमें सक्सेसिव लगाते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 प्लस 8 प्लस 10 गुने 8 बटे 100। तो 10 और 8 18, और यहाँ से आ जाएगा अपने पास में 18, यानी कि 1 0 से ये 1 0 खत्म हो जाएगी, 0.8, यानी कि यहाँ से आ जाएगा अपना 0.8। और जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18.8% की क्या होगी, वृद्धि होएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18.8। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन से है। तो सिंप्लीफिकेशन से फिर से वही है कि सबसे पहले हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 8 तिया हो जाएगा अपना पास में क्या, 24, 25 24 हो जाएगा। उसके बाद में ये 25 और 24 49 हो जाएंगे। 49 में से 4 गए, 45 आ जाएगा यहाँ से। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसके बाद में नीचे क्या है, तो नीचे सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। तो 8 में से 4 गए, 4 आएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 27 में से माइनस होगा तो 15 आ जाएगा। नीचे आ गया अपना 15। जब इसको हमने काटा तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3।
ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आप भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर से 5 गुना है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग a प्लस बी, उनके बीच का अंतर यानी a माइनस बी से 5 गुना है। 5 गुना का मतलब है कि ये पहले से 5 गुना है, तो इधर माइनस में 5 गुना हमने लगाया है। यदि छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। तो रेशो अगर हम निकालें इसका तो ये हो जाएगा 4a और ये इधर आ जाएगा 6b। तो a अपॉन b का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 6/4 यानी कि 2/3। यानी a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। अब ये कह रहा है कि छोटी संख्या जो है जो छोटी संख्या है वो 24 है, यानी कि 2 ना हो करके ये 24 है, यानी कि 12 के मल्टीपल पे। तो बड़ी संख्या भी 3 ना हो करके 12 के मल्टीपल पे 36 होगी। तो हमारा राइट आंसर 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक आदमी रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है जो कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है, और वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार से वापस आता है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की उसने दूरी तय करी हैगी। तो सबसे पहले क्या है कि वो 75 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाता है, 75 किलोमीटर पर आवर जो है वो रेलगाड़ी से जा रहा है, और जब वो वापस आ रहा है तो वो 50 किलोमीटर पर आवर कार से वापस आ रहा है, और इनके बीच की जो दूरी है वो 420 है, यानी 420 जाने में तो 420 आने में। तो देखो एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो होता है 2xy x प्लस वाई। तो हम इसको एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो पहली जब जाने की स्पीड थी 75 थी, आने की स्पीड उसकी 50 थी, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पे क्या आ जाएगा अपना 75 प्लस 50। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 × 75 × 50, और ये हो जाएगा नीचे अपना 7×5 = 12 यानी कि 125। तो 25 तिया 75 और 25×5 125, 5 से इसे काटा, ये काटा 10 पे, 10 तिया 30 दूनी 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड। यही हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को, ए प्लस बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी प्लस सी उसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए कार्य पूरा करने में सी से दोगुना कुशल है। यहाँ पर एक पॉइंट और दिया हुआ है, ए रेशो सी जो है वो उनकी एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है कि ए की अगर एफिशिएंसी 1 है तो सॉरी सी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की एफिशिएंसी 2 है, यानी कि ए कार्य सी से दुगुना कुशल है। ज्ञात करना है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम इसका रेशो ले लेते हैं, 60 आ जाएगा। इसको करेंगे हम तो 3 आ जाएगा, और इसको करेंगे हम तो 2 आ जाएगा। अब देखो अगर हम सी की एफिशिएंसी 1 रखते हैं तो बी की एफिशिएंसी 1 रखनी पड़ेगी, तभी 1 और 1 2 आएगा। अब बी की एफिशिएंसी हमने 1 रखा है तो ए की एफिशिएंसी हमें कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, तभी 3 आएगा। यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि बी यहाँ पे भी 1 है, बी यहाँ पे भी 1 है, और इससे दोनों सेटिस्फाई भी हो रहे हैं। यानी बी की एफिशिएंसी हमारी निकल के कितनी आ गई है कि बी की एफिशिएंसी साफ साफ हमारी निकल के 1 आ गई है। तो बी अगर अकेला काम करेगा, अकेला वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है अपने पास में, टोटल वर्क अपना 60 हैगा, और 1 की एफिशिएंसी कैसा करेगा तो कितने दिन लग जाएंगे उसे, 60 डेज लगेंगे। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, 60 दिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 60,065 से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है। देखो सबसे पहले तो ना पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट देख लेते हैं। तो लास्ट से 2 निकाला, ये 2 निकाला, अब हमारे पास जो बचा है वो वैल्यू बची है। तो हमने 2 से किया तो सबसे पहले 2 दूनी 4 आएगा, यहाँ 2 प्लस में हो जाएगा इसके, और ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2, और ऊपर से उतारेंगे 200 सॉरी। इसके बाद में हमने किया यहाँ पे 5,
5 से अगर हमने किया तो ये ज़्यादा आ जाएगा, 4 से करेंगे ना, 4 से किया तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 4, 4 से करने पे कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 1 17, 176, 176 में से यहाँ से करेंगे तो आएगा अपने पास में 24 और ऊपर से उतारा कितना हमने 65, ये हो जाएगा 4 4 8 और 4। अब यहाँ से हम करेंगे तो कितनी वैल्यू लेंगे अब यहाँ से हम, तो यहाँ से लेंगे हम यहाँ से 5, 5 वैल्यू लेने पे हमारी कितनी आ जाएगी, 5 वैल्यू लेने पे हमारी कितनी आ जाएगी, 5 से करेंगे तो 5 25, 2 5 8 40, 2 42 और 4 5 चौके 20, 4 24। तो इसके बाद हमारा शेष कितना बच रहा है, 40। यही जो शेष है वो एक्स्ट्रा है, यानी कि अगर हम इसे घटा दें तो ये पूरा पूरा वर्ग निकल आता। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 40, यानी कि इसे घटाने पे पूरी की पूरी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग निकल के आ जाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 27, 18 और 21 है, और ये कह रहा है कि इसमें घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो घनाभ का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 3a, a की क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से इसे काटा 9 तिया 27, 3 से इसे काटा 6 पे, 3 से इसे काटा 7 पे, तो 9 छिक 54, 54 को 7 से करेंगे हम तो 7 चौके 28, 2 7 पंजे 35 और 2 37। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 378 घन जो है वो इसमें से काटे जा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है, मान लो कोई पूर्णांक m है, इसको 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 5 बचता है। तो कह रहा है कि 7m को 8 से विभाजित करने पे कितना आता है। इसका एक बहुत ही सिंपल है, जिसे मान लो कि जब हमने m से किया, m से 8 को डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आया 5, तो 5 तो आएगा ही आएगा। अब 7 से करेंगे तो 7 8 से तो डिवाइड हो नहीं जाता है, तो हम इसके मल्टीप्लाई से डिवाइड करेंगे, तो इसके रिमाइंडर के आपस में मल्टीप्लाई से डिवाइड करेंगे तब क्या रिमाइंडर आता है, तो 7 बजे 35। अब ये 35 जो है वो 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 3, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि 500 से छोटी व बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 6, 14 और 28 से पूरी तरह से डिवाइड होती है। तो देखो 28 के अंदर क्या है अपने पास में 7 है और 4 है, इसके बाद में 14 में क्या है अपने पास में 7 है और 2 है, और इसके बाद में 6 में क्या है अपने पास में 3 और 2 है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि उसका जो अंकों का योग है वो पूरी पूरी डिवाइड होने चाहिए। तो 8 4 12 ये 3 से जाता है, लेकिन ये 7 से नहीं जाता है, तो 8 और 4 ये 7 से नहीं जाता है, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। इसके बाद 6 और 4 10 ये 3 से नहीं जाता है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद 4 और 4 8 ये 3 से नहीं जाता है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 420। ये 3 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और 4 से भी होता है, तो इन सभी से डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इसका पहले आप एलसीएम लेते, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेते और उस एलसीएम का फिर मल्टीपल निकालते, तो वैसे भी हो जाता। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, फीडबैक अपना ज़रूर दें कि वीडियो कैसी लगी। आशा करता हूं मैं कि सॉल्यूशन सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हमने 6 पार्ट जो हैं इसके कंप्लीट कर लिए हैं, धीरे धीरे हम इसके सभी पार्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।